हेलो एवरीवन। अगर आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज किया जाता है तो आप करें क्या? किसी व्यक्ति के जीवन को हर तरह से प्रभावित करने वाली हिंसा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से घरेलू हिंसा के रूप में जानी जाती है। यह एक बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन है। दुनिया के विभिन्न देशों ने इसे एक व्यक्ति के पूरे विकास के लिए गंभीर खतरे के रूप में पहचाना है और इसलिए विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा से राहत प्रदान की है। भारत ने घरेलू हिंसा को एक अपराध के रूप में पहचाना और इसे राहत और सुरक्षा प्रदान करता है। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा लगभग शून्य है क्योंकि किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किसी कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास कई मामले हैं जहां महिलाएं अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए उनके अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें परेशान करने के मकसद से करती। इसके अलावा हमारी सरकार सहित हर कोई पुरुष द्वारा झेली जा रही हिंसा को संबोधित करने में कोई भी कदम उठाने में विफल रहा है। महिलाएं अपने पति पर हमला करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराकर धारा 498 दहेज अधिनियम नामक हथियारों का इस्तेमाल करती रही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत एक पति उसके माता पिता और रिश्तेदारों को उसकी गैर कानूनी मांगों दहेज को पूरा करने के लिए किसी महिला के साथ क्रूरता के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। आमतौर पर पति, उसके माता पिता और रिश्तेदारों को पर्याप्त जांच के बिना ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता और गैर जमानती शर्तों पर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। झूठी शिकायत होने पर भी आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वह अदालत में निर्दोष साबित नहीं हो जाता। दोषी साबित होने पर अधिकतम सजा 3 साल की कैद है। महिलाओं द्वारा की गई झूठी शिकायतों पर न्यायपालिका का पक्ष। हमारी न्यायपालिका धारा 498 के दुरुपयोग से अच्छी तरह से वाकिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद का नाम दिया है, लेकिन नारीवादी समूहों के जबरदस्त दबाव के कारण भी न्यायपालिका असहाय है। धारा 498 संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक लंबित है। कर्नाटक, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मलिमथ ने एक समिति का नेतृत्व किया जिसने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने सिफारिश की कि 498 को जमानती और यौगिक बनाना चाहिए। समिति की सिफारिश सुनकर नारीवादी समूहों और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर उनके संपर्कों ने इस मुद्दे पर आंदोलन की धमकी दी। यदि ऐसा मामला आपके साथ हो तो क्या करें? अगर आपके खिलाफ एक झूठा घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज हो तो क्या करें? यदि आपकी पत्नी द्वारा आपके खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप अपने मामले का बचाव करें और निर्णय की प्रतीक्षा करें, या अपनी पत्नी के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज करें और उसे गलत साबित करें। बचाव में आप क्या करें? झूठी शिकायत के कारण आप अपने और परिवार को जेल भेजने से बच सकते हैं। अपने परिवार और अपने बचाव के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं। जितने हो सके आप सबूत इकट्ठा कीजिए, जैसे धमकी देने वालों के साथ सभी वार्तालाप, आवाज़, चैट, ईमेल, पत्र आदि रिकॉर्ड्स को मूल स्थान को सुरक्षित स्थान पर रखें। यह सलाह दी जाती है कि किसी के सामने मूल प्रमाण पत्र कभी प्रस्तुत ना करें। यह साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करें कि आपने न तो दहेज की मांग की कभी और न कभी आपने दहेज लिया है। तीसरा यह कि साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करें कि वह बिना किसी वैध कारण के शारीरिक बंधन से बाहर चली गई। अदालत से अग्रिम जमानत या नोटिस जमानत मिलने के समय यह सबूत फलदायी होंगे। अपने परिवार की सुरक्षा करें। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पूरे भारत को सिर्फ एक झूठी शिकायतों के कारण सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। धारा 498 में एक बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार है जिसके तहत महिलाएं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि पति के माता पिता
की भी प्रतिरक्षा नहीं है, भले वो कितने ही बुजुर्ग हों। ऐसी स्थिति में पति अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप FIR दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए नोटिस या जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्दोष परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे नहीं जा रहे हैं। और मामला कैसे सामने आता है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि मामला किस राज्य में दर्ज है। विभिन्न राज्यों के झूठे मामलों की समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग तंत्र है। उदाहरण के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे शहरों में शिकायत को सबसे पहले CAW सेल महिला के खिलाफ अपराध महिला थाने में भेज दिया जाएगा, जहां पति पत्नी के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाए। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो मामले को FIR में बदल दिया जाएगा। इस स्तर पर या इससे पहले भी आप अपने सभी परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या नोटिस बेल की तलाश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल में तुरंत FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन आपको मध्यस्थता केंद्र के मामले को निपटाने के लिए कम से कम 30 दिन का समय मिलेगा, जिस समय तक अधिकांश लोग उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी पर रोक प्राप्त करते हैं। बिहार और झारखंड में स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। लोगों को बिना सत्यापन के गिरफ्तार कर लिया जाता है और एंटीसेप्टिक जमानत प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोपों की शिकायत, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। ब्लैकमेलिंग, उसके झूठे आरोपों, उसके असहनीय व्यवहार के बारे में विस्तार से बताएं। अपनी शिकायत में अनुरोध करें कि पुलिस उसे तुरंत धमकियां देने और गालियां देने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस को मौखिक रूप से एक लिखित सबूत के साथ बताएं कि आप ब्लैकमेलिंग और धमकियों का सामना कर रहे हैं। आपकी पत्नी और आपके परिवार से मानसिक यातना है के रूप में मामला हो सकता है। इस तरह की शिकायत को जल्दी दर्ज करना आपको बाद में परेशानियों से तो बचा सकता है, यदि इसे आप दर्ज करने वाले पहले व्यक्ति होंगे तो। इस कदम के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे पुलिस पुरुषों की शिकायत को आसानी से नहीं लिखती। साथ ही शिकायत का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पुलिस से संपर्क करने में बहुत से ऐसे लोग हैं, अनुभवी व्यक्ति भी पीछे रह जाते हैं। आपराधिक वकील से आपको परामर्श करना एक अच्छा विचार है। यदि संभव हो तो एक ट्रायल वकील द्वारा अपनी शिकायत का मसौदा तैयार करवाएं। यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है तो फिर से एक वकील की मदद लें, वे पुलिस को शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाएंगे। खुद पुलिस कभी कभी पत्नी को पति के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए भी उकसाती। इसका कारण बाद में रिश्वत लेना या फिर लालच होता है। मैं आपको ऐसी परिस्थितियों में क्या सुझाव दूं, ये मैं आपको बताती हूँ। यदि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है तो आप एक शिकायत पत्र लिख सकते हैं और SP आयुक्त को भेज सकते हैं, जैसा मामला हो सकता है, और शिकायत की प्राप्त जो प्रतिलिपि कॉपी होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि पुलिस आपको वो कॉपी देने से इनकार करती है तो आप शिकायत को एक रजिस्टर्ड डाक से पुलिस स्टेशन को भेज सकते हैं, जिसकी पावती को आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसको रखना भी चाहिए। पुलिस को इसके बाद आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने की अधिक संभावना है। आम गलतियों में एक 498 शिकायत के शिकार लोग पूरे मामले को अपने दम पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं और इस मुद्दे में किसी भी कानूनी विशेषज्ञों को शामिल नहीं करते। इससे अक्सर वो अपने खुद ही उस मामले में खुद ही को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस मामले में आप सलाह लेने के लिए कानूनी विशेषज्ञ जैसे वकील से जुड़िए। आप हमेशा बेहतर होता है कि यदि संभव हो तो पैर का काम भी करें। एक वकील निश्चित रूप से मामले को आपको बेहतर तरीके से समझा सकता है। RCR वैवाहिक मुकदमा दायर कैसे करें? यदि आपकी पत्नी ने सभी ब्लैकमेलिंग धमकी के बाद आपकी जगह छोड़ दी है तो उन शर्तों का उल्लेख करते हुए आप RCR मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स दाखिल कर सकते हैं, जिस पर आपके साथ रहना शुरू करने से पहले सहमति होनी चाहिए। अपनी पत्नी के साथ किसी समझौते में प्रवेश ना करें। अगर आपको कोई समझौता करना है तो बिना पैसा चुकाए करें।
उसके पैसे का भुगतान करके आप अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेलिंग और अपराध बोध को स्वीकार करेंगे। आपका कार्य धोखाधड़ी करने वाली महिलाओं को और अधिक ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस सब के बावजूद यदि आप भुगतान करने और समझौता करने का निर्णय लेते हैं तो तब सारे पैसे का भुगतान ना करें जब तक कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय IPC 498A और तलाक की डिग्री सहित सभी अपराध को समाप्त करने का अंतिम आदेश नहीं दिया हो। यह वह जगह है जहां वार्ता आपके वकील की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको उसके और उसके परिवार के सदस्यों सहित दोनों पक्षों को एक लिखित समझौते में सहमति से निपटान की शर्तों को प्राप्त करना चाहिए। उन्हें IPC 156 के तहत एक अदालत में बयान दर्ज करने के लिए भी प्राप्त करें या फिर बुला सकते हैं। वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे और वे अदालतों में आपके और आपके सभी रिश्तेदारों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेंगे। ऐसे सभी मामले और कार्रवाइयों को वापस लेने और बंद करने के बाद पैसे की अंतिम किस्त मिलनी चाहिए। झूठी शिकायत का मुद्दा उठाएं। Thank you for listening.